अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2019 मॉडल। पाकिस्तान में आपको मोस्टली गाड़ियाँ 2017 या 18 नजर आएंगी। 19 वाली गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं। ये गाड़ी 19 मॉडल है और TXL है। इस पर बॉडी किट्स भी काफ़ी प्यारी लगी हुई हैं और इसके अलावा कंडीशन के लिहाज से भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसकी प्राइस 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। ये गाड़ी 24 इंपोर्ट है, फ्रेश क्लियर्ड है और सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइस की तो इसकी 3 करोड़ 10 लाख डिमांड है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोड्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 2009 वाला प्राडो है और वो उसकी लाइटें फेड हुई भी हैं, बम्पर रफ हुए हुए हैं या उस पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं, तो उस गाड़ी के आप पार्ट्स को रिपेयर करवाने की बजाय उसको आप फेसलिफ्ट करवाना है। जब गाड़ी फेसलिफ्ट की जाती है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स चेंज किए जाते हैं इंक्लूडिंग पूरा ही फ्रंट एंड। लेट्स सपोज आपके फेंडर्स में स्क्रैचेस हैं, बम्पर वगैरह रफ हैं, तो इनको रीपेंट करवाने की बजाय आप फेसलिफ्ट करवाएंगे तो उसमें नए फेंडर लगा दिए जाएंगे, नया बोनट लग जाएगा, नई हेडलाइट, नए बम्पर और इनको फिर शुरू से पेंट किया जाता है। तो इनकी पेंट की मैचिंग भी बड़ी एक्यूरेट होती है और इसके अलावा गाड़ी की लुक भी नहीं हो जाती है। सो फेसलिफ्ट के बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना है तो साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये जनरल 30 किलोमीटर चली हुई है और इस गाड़ी का 19 मॉडल है। खैर ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। फ्रंट एंड पे इस गाड़ी के पार्ट चेंज जो हुए थे वो हैं इसकी हेडलाइट, बोनट, फेंडर, बम्पर और इसके अलावा इसमें बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। मोस्टली कार्स में आपको मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई हैं, जो कि ये लगी हुई हैं प्राडो में। बट ये गाड़ी डिफरेंट बॉडी किट्स के साथ है। ऐसी ही बॉडी किट्स V8 में भी आती हैं और इस गाड़ी में भी हैं और मेरे ख्याल से इनका लुक ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें रडार आता है। इसका टोयोटा का एम्ब्लम प्रिंटेड है क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स दिए गए हैं। बाकी हेडलाइट्स गाड़ी में LED वाली आती हैं। इसमें हाई के लिए LED दी गई है, लो के लिए 22 नॉन प्रेशर लैंप दिया गया है और इसके अलावा DRL भी ये गाड़ी पर स्टैंडर्ड ऑफर करने लग गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। इसको 2017 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। 16 तक इसकी टीयर ड्रॉप वाली हेडलाइट्स आई थी। बाकी ग्रिल भी इसमें चेंज कर दी गई, बम्पर में इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट्स दे दिए गए। फॉग लैंप भी ये गाड़ी अब LED में ऑफर करती है और इसके अलावा फ्रंट पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। हेडलाइट में इसके ऑटोमेटिक वाले फीचर भी आते हैं, ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं। प्लस ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं और इसके अलावा इनमें डेफिनेटली ऑटो लेवल वाला फीचर आता है। बाकी फेसलिफ्ट के बाद इसके बोर्ड के अंदर ये 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हब्स दे दिए गए थे। ऊपर यहाँ पे इसमें एक और भी सेंसर दिया गया है, वाइपर्स पे थोड़े से हिडन दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एलिगेंट सी है। यहाँ पे कटर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, फ्रंट फेंडर में भी और रेयर फेंडर में भी। रेयर फेंडर की कटर लाइन्स शुरू से ही स्ट्रॉन्ग आ रही हैं 2009 से ही, लेकिन फ्रंट फेंडर में भी बाद में ऐड की गई थी जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में फेंडर बिल्कुल सिंपल से आते थे और हेडलाइट भी छोटी छोटी सी होती थी, बट इस कार के केस में इसके फेंडर को बहुत ज़्यादा बोस्टर कर दिया गया, टायर भी बाहर कर दिए गए और इसमें रिम भी 19 इंचेस का आता है। ये मैं कवर करूँगा अभी आगे जाके। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में TXL होते हुए भी 360 डिग्री कैमरा सेटअप नहीं है। वो एक एड ऑन फीचर है जो कि आप ऐड करवा सकते हैं। सेकंड मोड स्पोर्ट पे और भी कुछ गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जिनमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आया हुआ है और लेकिन वो गाड़ियाँ पुराने मॉडल्स हैं, 18 मॉडल, 17 मॉडल। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके पीछे आप गाड़ी छोड़ दें। ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्योंकि 360 कैमरा सेटअप नहीं है तो यहाँ पे ये एक मिरर आया हुआ है जो कि आपको इस गाड़ी की इस साइड का और फ्रंट का काफ़ी अच्छा व्यू देगा ड्राइवर सीट से। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं। बाकी इसमें ऊपर ये 8+ कंपनी स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं। इन पे लैंड क्रूज़र प्राडो की बैचिंग भी दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है और मेरे ख्याल से अगर आपको एक फैमिली के लिए और अपने यूज़ के लिए एक SUV चाहिए तो ये साइज़ सबसे बेस्ट है, आइडियल है। और उसकी वजह ये है कि इससे बड़ा साइज़ जो है वो लैंड क्रूज़र V8 आती है और वो गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अनलेस आपकी फैमिली बहुत बड़ी है या आपने उसको प्रॉपर ऑफरोडिंग करनी है या फिर अपने एक स्टेटस सिंबल बनाना है, अपना लाइक लोगों के सामने टॉप बनानी है, तो फिर V8 एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा ह्यूज है। उसमें इंजन भी 4.7, 4.6 या फिर 5.7 आते हैं लेक्सस वगैरह में और उतना बड़ा इंजन मेरे ख्याल से आपको डे टू डे यूज़ में कहीं भी नहीं चाहिए होता। तो ये 2.7 इंजन डे टू डे के लिहाज से भी सफिशिएंट है और इसके अलावा ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से भी खुली है। अगर इससे छोटा साइज देखा जाए तो वो फॉर्च्यूनर बनती है और फॉर्च्यूनर अंदर से थोड़ी सी तंग है और वो हैवी अनकंफर्टेबल।
उसकी बैक सीट्स कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं और उसके अलावा उसमें थर्ड रोड सीट सिर्फ नाम की हैं, उसमें ना हेडरूम है ना लेग रूम है, जबकि इसमें बैक पे थर्ड रोड सीट्स में भी लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी को मैन्यूवर करना भी आसान है, मेंटेनेंस भी इसकी कम है, इंजन भी 2.7 है तो इसमें कोई टैक्सेस भी ज़्यादा नहीं पड़ते, फ्यूल के लिहाज से भी गाड़ी ठीक पड़ती है। तो जो V8s वगैरह हैं वो काफ़ी ऊपर निकल जाती हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह मेरे ख्याल से SUVs का पर्पस पूरा नहीं करती, तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से बेस्ट है साइज़ के लिहाज से। बाकी इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है जो कि फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो है सनरूफ। ये गाड़ियाँ लिटरली सनरूफ के पीछे बिकती हैं, जो लोगों को सनरूफ चाहिए होती है वो फॉर्च्यूनर छोड़ के प्राडो पे चले जाते हैं। और बाकी इसमें फिर ऊपर ये रूफ रेल्स वगैरह दी गई हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में जो साइड स्टेप्स हैं नॉर्मल ही आते हैं, ये फिक्स हैं। मैंने इससे पहले गाड़ी का रिव्यू किया है और उसमें डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स है, यानी कि जैसे रेंज रोवर में आते हैं, आप उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके साइड स्टेप निकल के बाहर आते हैं और बंद करने पे वो साइड स्टेप खुद वापस जाते हैं। तो वो बेसिकली डिप्लॉयबल साइड स्टेप वाली प्राडो होती है, वो भी एक एड ऑन फीचर है और वो अब लेटर टाइम ऐड करवा सकते हैं कंपनी से। उसमें ऐड था, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है और वो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। खैर, इसके अलावा इसकी रियर विंडोज टिंटेड आई हुई हैं, प्राइवेसी ग्लास वाली, क्योंकि गाड़ी जैपनीज इंपोर्ट है। और इसमें फिर एंट्री और एग्जिट के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसमें ग्रैब हैंडल भी नहीं आता, आपने उसमें चढ़ के बैठना है तो आप अपने ओन पे चढ़ के बैठेंगे, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं दी गई, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसके रेड फेंडर्स काफ़ी ज़्यादा बोस्टर्ड हैं, बॉडी से बाहर आए हुए हैं, रिम इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उसकी वजह भी है, मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा फ्यूल टैंक इसमें यहाँ पे दिया गया है। इन गाड़ियों में ऑक्सिलरी टैंक वाली कार्स भी आती हैं, सब टैंक वाली, मैंने उनके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं और आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें 2 टैंक होते हैं और कंबाइंड कैपेसिटी उसकी 150 लीटर की होती है। वो कैसे काम करता है मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी फेसलिफ्ट में काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे जो चेंजेस थे कॉस्मेटिक थे, माइनर चेंजेस, इसकी बॉडी में कोई डिफरेंसेस नहीं लाए गए थे। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स में ये वाली दे दी गई थी। इसमें अलावा एलईडी लैंप्स आते हैं ब्रेक के लिए, रनिंग लैंप्स के लिए, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ब्लैक कलर के पार्ट्स ऐड कर दिए गए थे जो कि इसकी लुक को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट में इसकी जो ट्रंक की गार्निश है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में थोड़ी छोटी आती थी, फर्स्ट फेसलिफ्ट में इसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया था यहाँ तक, और सेकंड फेसलिफ्ट में जो कि ये गाड़ी है इसमें इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया था। तो अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपकी ट्रंक की ये गार्निश और बैक पे टेल लाइट चेंज होती हैं, बम्पर ही रहता है। बाकी इसमें बैक पे बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा प्राडो का टेलगेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फॉर्च्यूनर में, V8 में, मोस्टली कार में टेलगेट ऊपर की तरफ खुलते हैं या स्प्लिट में होते हैं, बट इस गाड़ी भी ये साइड हिंज्ड है, यानी कि आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग भी है और वो ये है कि इसके आप विंडशील्ड को अलग से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड है। अगर लेट्स सपोज मेरे हाथ में कोई शॉपर है तो मैं उसको यहीं से खोल कर रख सकता हूँ अंदर, बजाय कि मैं पूरी डिग्गी खोलूँ। और इसके अलावा मैंने डिग्गी से कुछ निकालना है जल्दी में तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। इसके अलावा प्रॉपर सामान वगैरह रखने के लिए डिग्गी आप इस तरह से खोलेंगे। और इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे अच्छा खासा सामान आ सकता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैंने और भी सामान रखना है तो इसकी सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल हैं, उनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें जो थर्ड रो सीट्स दी गई हैं ये भी सिंकिंग वाली हैं। अभी आपको थर्ड रो सीट्स कहीं पे नज़र नहीं आ रही होंगी और उसकी वजह यह है कि ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और फिर इसकी डिग्गी का एक ही लेवल हो जाता है। ये बेसिकली काफ़ी यूजफुल चीज़ है, 2009 से ही प्राडो में आ रही है, जबकि फॉर्च्यूनर 2024 में भी साइड पे फोल्ड होने वाली सीट ऑफर कर रही है। इवन V8 में भी 2021 तक सीट साइड पे फोल्ड होती थी, LC300 सीरीज में अब नीचे फोल्ड होने वाली दी गई हैं। खैर, अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करें और फिर सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड करें तो पूरी ट्रंक का एक ही बेड बन जाता है और आप यहाँ पर लेट भी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सामान रख के धकेलना है तो भी आप एक ही लेवल पर धकेल सकते हैं, आपको उठा के ऊपर नहीं रखना पड़ेगा आगे जाके। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें थर्ड रो सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड एंड फोल्ड की जा सकती हैं लाइक दिस। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, उनको मैं बटन से इस तरह से रेज या लोअर कर सकता हूँ। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लैंड क्रूजर 300 सीरीज़ में ये चीज़ आई है अब आके, बट इसमें इतना पहले से आ रही है। अगर मैं थर्ड रो सीट्स को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे कोई खास जगह नहीं बचती सामान के लिए, लेकिन यहाँ पे बैक पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा में हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। टेलगेट के अंदर यहाँ पे इसके टूल किट का बॉक्स दिया गया है और इसके अलावा टेलगेट का जो हाइड्रोलिक है इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने टेलगेट खोला हुआ है और हवाएं चल रही हैं तो ये आके मुझे यूँ लग सकता है इस तरफ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टोयोटा ने इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी दिया है। इसके हाइड्रोलिक को अगर मैं पीछे की तरफ ट्विस्ट करूँगा तो अब ये लॉक हो गया है। अब जितनी मर्जी हवा आए या इवन कोई ट्राई भी करे तो वो इसको बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा तो फिर ये अब बंद हो सकता है इस तरह से। फिर प्राडो के बारे में बैक पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसमें रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है, लेकिन वो हिडन है। फॉर्च्यूनर में यहाँ पे सामने दिया गया होता है, जबकि टोयोटा उसको हाइड कर सकता था। टोयोटा ने खुद ही इसको यहाँ पे रखा ताकि प्राडो यूनिक लगे।
प्राडो में वाइपर जो है यहाँ ऊपर दिया गया है, यहाँ प्रॉपर एक वाइपर दिया हुआ है और वॉशर भी, जो कि स्पॉइलर के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो इससे इसकी लुक काफ़ी क्लीन सी आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो नई वाली प्रोडक्ट्स के बारे में एक मजेदार फैक्ट है कि ये गाड़ी आपको मोस्टली बेज रूम के साथ देखने को मिलेंगी और बेज रूम की फील काफ़ी ब्राइट सी आती है। पहले प्राडो 2009, 10, 11, 12 वाली या ब्लैक रूम के साथ होती थी या ग्रे रूम के साथ होती थी, तो उनकी लुक काफ़ी डल आती थी। मेरे ख्याल से ये लुक काफ़ी ब्राइट है। इस पर मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये बिल्कुल वैसे ही सेटिंग है जैसा कि V8 में आया था 2015 में। और इसके अलावा फीचर्स भी इस पर अच्छे खासे दिए गए हैं। ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो ये स्टीयरिंग व्हील लेदर स्ट्रेच्ड है और इसमें लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें क्योंकि रडार है तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं। बाकी ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं और ये क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव है। इसके अलावा एयरबैग गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। बाकी अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट कंट्रोल की, तो हेडलाइट्स में इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। फॉग भी इसमें क्योंकि स्टैंडर्ड आती है तो इसका कंट्रोल भी यहीं पर दिया गया है। वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की, तो ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। इसकी लुक भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये ग्रे और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। और इसके अलावा इसके सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि अगेन पहले से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। अभी आपको गाड़ी के सेंसर्स वगैरह भी शो करवाता है। इसमें गाड़ी की वार्निंग्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं। इसके आप बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें इको इंडिकेटर, स्पीड इन किलोमीटर फॉर्मेट और इसके अलावा फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी दे दी गई हैं जो कि पहले नहीं थी। फिर इसके अलावा इसमें टायर टर्निंग रेडियस भी आता है, स्टीयरिंग एंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका। और इसके अलावा फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसमें पहले नहीं आती थी। इसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। 2009 में ये बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा डिस्प्ले था, इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा बैटरी की हाउसिंग इसकी सॉफ्टवेयर पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के साइड पे 2 स्पीकर दिए गए हैं और एक सेंटर में सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम भी ये गाड़ी अच्छा ऑफर करती है। फिर इसका जो एयर वेंट्स वाला एरिया है डैशबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है और ये स्पेसिफिक कार जेनवन टीवी वाली कार है। इसमें स्क्रीन जापान से ही आई हुई है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि है जापानीज में। इसकी लैंग्वेज आई एम नॉट श्योर कि चेंज होगी कि नहीं होगी, बट फीचर्स ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इसमें मैप्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, बट ये क्योंकि फिलहाल जापानीज में तो उसको यूज़ करना मुश्किल है। बाकी उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है 2009 से ही, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो साइड मिरर है ये भी हीटेड आते हैं। इसकी जो लुक है ये भी चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में और ये लुक मेरे ख्याल से पहले से बहुत सारा बेहतर है। इसकी लुक मेटालिक वाली आती है लेकिन फिनिश के लिहाज से ये प्लास्टिक ही है, बट लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर है। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसका एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे इसके ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स आते हैं जैसे कि MTS, क्रॉल कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें। उससे नीचे पे इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4F, H4L और L4L। इसमें 4x2 वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया क्योंकि गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे सेकंड स्टार्ट दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है और उससे नीचे का फोल्डर्स दिए गए हैं। उससे भी जिसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि टेढ़ा है। ये मैं जाके इंजन पे मैं कवर करूंगा कि ये टेढ़ा क्यों होता है, बट जिस गाड़ी में भी इंजन 2.7 आएगा, बेशक वो फॉर्च्यूनर हो, पुरानी प्राडोस हो, ये प्राडो हो, सब में गेयर लेवर टेढ़ा ही होगा अगर इसमें इंजन 2.7 है, क्योंकि इसमें इंजन भी टेढ़ा ही आता है। खैर, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ। साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उसके साथ इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। फेसलिफ्ट के बाद से इसमें सीट्स कूल भी आ गई थी, जबकि प्री फेसलिफ्ट कार में सीट्स सिर्फ हीटेड होती थी। यहाँ पे ये 2 स्क्रॉलर व्हील्स दिए गए हैं, इनको मैं घुमा के इसके हीटेड और कूल सीट्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। उसके बाद इसका की होल्डर दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। इसमें कूल बॉक्स भी आता है। इसमें एक एयर वेंट दिया गया है जिसको मैं ओपन करके इसकी AC की हवा को यहाँ पे थ्रो करवा सकता हूँ, तो मेरी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे ठंडी रहेंगी। लेकिन ये एक डेडिकेटेड कूल बॉक्स नहीं है, ये जस्ट एक यूनिट है जो कि AC की हवा लेके यहाँ पे थ्रो करता है। इसके अलावा ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स ये गाड़ी परफोरेटेड ऑफर करती है, यानी कि इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से इसकी वेंटिलेटेड सीट्स की हवा आती है बाहर। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो TXL वाली कार में सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं। इंटीरियर में हर जगह लेदर दिया गया होता है और इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। TXL और TX में मेन डिफरेंसेस ये हैं कि एक तो TXL का इंटीरियर लेदर होता है,
इसमें सीट्स इलेक्ट्रिक आती हैं, इसमें फिर रडार भी आता है और इसके अलावा 360 कैमरा वगैरह भी देखने को मिलेंगे आपको। जबकि TX में सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, उसमें रडार भी नहीं होता और 360 कैमरास भी नहीं होते। सनरूफ और थर्ड रो सीट्स इन दोनों ही गाड़ियों में ऑप्शनल हैं। आपको TXL भी देखने को मिलेंगी जो कि विदाउट सनरूफ और विदाउट थर्ड रो सीट्स होंगी, लेकिन आपको बहुत सारी गाड़ियां TX भी देखने को मिलेंगी जिनमें थर्ड रो सीट्स होती हैं और सनरूफ भी होती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस गाड़ी में क्या फीचर्स लिए हुए हैं। बाकी इसके डोर्स के अंदर भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है जो कि सीट्स में आता है आर्मरेस्ट के अंदर, और बाकी विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। उसके साथ यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है, हेडलाइट वॉशर दिया गया है और इसके फिर साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर एक गाड़ी डिडक्टेबल ऑफर करती है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला आता है और उसके अलावा सेंटर में फिर इसका ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। केबिन लाइट्स ये गाड़ी सिंपली ऑफर करती है हैलोजन में और उसके अलावा इसमें सनरूफ भी आती है। सनरूफ इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है और फॉर्च्यूनर के ऊपर काफी अच्छा एज है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, मेरे पास लेग रूम यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है और इसके अलावा हेडरूम भी, और यहाँ पे मेंटीज भी ठीक दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसमें एयरवेंट्स यहाँ सेंटर में भी दिए गए हैं, पाँव पे भी दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी की TXL है तो इसमें एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं डोर्स में और इसके अलावा कप होल्डर्स के ऊपर भी, तो ये भी इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है। फिर इसके अलावा इसमें फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है, यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर हम किया गया है कि आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। बाकी बैक पे इसमें आउटलेट भी दिया गया है, ऊपर केबिन लाइट्स भी दी गई हैं जो कि येलो है। आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने इनको क्यों येलो छोड़ा है, जबकि इस गाड़ी की सारी एम्बिएंट लाइटिंग वाइट है और बहुत सारी गाड़ियों में ये वाइट ही आ रही होती हैं, तो इस गाड़ी में वाइट होती मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसके अलावा सेंटर में ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। बैक पे इसमें ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, एयर बैग्स भी आते हैं और रेयर विंडोज हैं भी प्राइवेसी वाली। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल, 4.0 पेट्रोल। मोस्टली गाड़ी में आपको 2.7 पेट्रोल इंजन देखने को ही मिलेगा। TZG में या TZ में 4.0 इंजन आते हैं और इसके अलावा जो डीजल वाली कार्स हैं वो तो बहुत ही रेयर हैं, लाइक लिटरली 100 में से कोई एक गाड़ी होती है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में वो गाड़ी भी अवेलेबल थी और मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है 2.8 डीजल वाली गाड़ी का। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है। ये इंजन की बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सफिशिएंट है। अगर आप इस पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करेंगे और गाड़ी में लोड भी है तो फिर ये आपको शायद थोड़ा सा अंडर पावर फील हो, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से जो कि मोस्टली पाकिस्तानियों का यूज़ होता है तो उसके लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। ऐसा ही इंजन फॉर्च्यूनर में भी आता है और अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 7 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको नॉर्मल या प्यार से चलाएं तो, अगर आप इसको रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 6 तक भी आ सकती है, 5 तक भी, लेकिन वो तब होता है जब आपका पाँव बहुत ही भारी हो। अगर आप इसको प्यार से यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी आपको 7-8 की एवरेज दे देगी। 4.0 वाली कार की 20 के आसपास ही होती है, तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है, लेकिन उस पर आपको टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे और वो गाड़ी होती भी महंगी है। बाकी फॉर्च्यूनर की तरह ही इस गाड़ी के अंदर भी जो इंजन है ये टेढ़ा पड़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, ऐसा क्यों है। अगर आप फॉर्च्यूनर देखें तो उसमें भी ये इंजन इसी तरह टेढ़ा आता है, इसमें भी टेढ़ा है और फिर इसका जो गियर सेलेक्टर है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा आता है। सेम गोस फॉर फॉर्च्यूनर, उसमें भी गियर सेलेक्टर टेढ़ा आता है। फिर ऐसा ही इंजन पहले वाली प्राडो में भी आ रहा था, पुरानी जनरेशन में, उसमें भी 2.7 इंजन था, उसका भी गियर टेढ़ा होता था। तो टेढ़े गियर के पीछे क्या रीज़न है आई एम नॉट श्योर, अभी तक टोयोटा गियर सीधा नहीं कर सका। बाकी इंजन डुअल VVTi है और एक गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से, और उसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। ट्रांसमिशन इसमें मोस्टली कार्स में ऑटोमेटिक ही आती है। बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि स्लेट को बेहतर बनाते हैं। फिर इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी आता है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, बोर्ड ओपन इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, यह है 265, 55 और 19। इसमें 19 इंच का रिम आता है जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार है। ये फेसलिफ्ट के बाद आया था और इसके अलावा जो लोग गाड़ियाँ फेसलिफ्ट करवाते हैं वो यूजुअली टायर 17 या 18 इंच का डलवाते हैं, रिम भी उसका 17-18 इंच का होता है, तो उसकी वो लुक नहीं आती। इसमें 19 इंच का है तो इसकी लुक काफ़ी नीट सी आ रही है और इसकी टायर की प्रोफाइल भी क्योंकि छोटी है तो इसकी लुक और बेहतर आ रही है। फिर इसके अलावा जेन्युइन चीज़ शाइन में नहीं होती है, ये वाली शाइन आपको आफ्टर मार्केट रेंज में नहीं मिलेगी। बाकी इसके अलावा इस पर सस्पेंशन सिंपल ही है। इसके TZG वर्जन के अंदर हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है, यानी कि आप इसके हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि उसकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, उसकी हाइट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स ये हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होती है।
वो गाड़ी शुरू में तो ठीक रहेगी 5-7 साल, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी तो फिर उसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इशूज इटसेल्फ भी करता है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसमें ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।